आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है, एस्टिमेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और एस्टिमेशन की टाइप पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है। बेटा ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा करते हैं, लेकिन किस बेस पे करते हैं? हम सैम्पल की इंफॉर्मेशन की बेस पे करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं आपको मज़ीद इसकी वजाहत कर दूं तो ये कुछ आप ज़रा देखें, ये देखें पॉपुलेशन एक बनाई हुई है मैंने, ये पॉपुलेशन शो की हुई है और इस पॉपुलेशन के ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या पैरामीटर्स हैं, ये हमारे पास जो है बेटे, ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये अननोन हैं। ठीक है, मीन हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमें कोई मालूम नहीं, मॉड क्या है, मीडियन क्या है, कोई पता नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय हम इसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स लेंगे। ठीक है, और इन सैम्पल्स के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीडियन ड्रा करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन की इन प्रॉपर्टीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन के बारे में हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, दिस सैम्पल इंफॉर्मेशन, and this is known as statistical, this whole process is known as statistical inference. So अब जब कि हमने सैम्पल की बात की, आपको यहाँ से पता चल चुका होगा कि सैम्पल ही वो ख़ास बात है जो कि हमें पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है, जो भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पॉपुलेशन की फाइंड आउट करनी है उनके बारे में हम सैम्पल ही हमें बताएगा। तो सैम्पल कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल क्या होती हैं, तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। अ सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। अब आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सैम्पल। अब ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल कैसे मिलेगा हमें? ये बेटे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल हमेशा देती है। ठीक है, अब आपके पास जो है, जैसे कि आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में देखा, आपके पास विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है, विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है। याद रखिएगा, सैम्पल जब भी ड्रॉ किया जाता है वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के लिया जाता है, या नेचर ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होती है सैम्पल पे। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो एक्यूरेसी है। अब एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्या है सैम्पल में? बेटा हमारे पास सैम्पल जो है वो फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस दैट कॉजेज एनी डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल वैल्यू एंड पॉपुलेशन वैल्यू। उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम कॉजेज से जो कि पॉपुलेशन, जो कि सैम्पल वैल्यू और पॉपुलेशन वैल्यू में एक फ़र्क पैदा करें, डिफरेंस पैदा करें, ये नहीं होना चाहिए। ये मीन्स के एक्यूरेसी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम होना चाहिए। उसके बाद जी साइज़ की बात आती है कि सैम्पल का साइज़ क्या होना चाहिए। याद रखिएगा, सैम्पल का साइज़ जो है वो ऐसा साइज़ होना चाहिए जो कि हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करें किसी भी सैम्पल से, वो हमें एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन दे अकॉर्डिंग टू गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा, साइज़ का ताल्लुक जो है वो आपकी पॉपुलेशन के साथ है कि आपकी पॉपुलेशन किस किस्म की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैं अगर ये कहूँ कि आप जो है वो, आप अपनी कंट्री के लोगों की एवरेज एज देखना चाहें, पता करना चाहें, तो आप उसके लिए बड़ा सैम्पल भी ले सकते हैं, बड़े सैम्पल लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से जो है आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी हो जिससे अफेक्टेड लोग कम हो, तो आप सैम्पल साइज़ जो है वो बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू आपका सैम्पल साइज़ होता है और वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग टू होता है। ठीक है जी, वैसे 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सैम्पल साइज़ कंसिडर किया जाता है। प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं, ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है जी हमारे सैम्पल की। प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन आपके पास जो है वो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो और स्टैंडर्ड एरर में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड एरर जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन को उसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है जी। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, आपकी जो सैम्पल की प्रिसीजन है उतनी ही हाई होगी। मींस कि आपका सैम्पल जो है वो प्रिसाइज सैम्पल है पॉपुलेशन का। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रिसीजन और स्टैंडर्ड एरर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, मीन कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा।
अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में देखें तो हम दो तरीक़ों से पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। नंबर वन जो है वो से एस्टिमेशन और दूसरे को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है जी। अब हम रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। Because statistical inference is very important concept in statistics because complete knowledge regarding population is not available. Sample and sampling distribution we discussed previously are the basis of statistical inference. Sampling allow us to make use of the information gathered from the sample to draw inference about the entire population. So statistical इन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक। सो ये याद रखिए कि ये कॉन्सेप्ट हमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एस्टिमेशन की बात करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइप है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ नोइंग अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन। आपको एक सैम्पल दिया जाए और आपके पास जो है सैम्पल हो, आप सैम्पल के ऑब्जर्वेशन से आप पैरामीटर की अननोन वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है जी। आपके पास एग्जांपल क्या है इसकी? एग्जांपल एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। आप एवरेज एज अगर कंट्री के में लोगों की मालूम करना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन के बारे में बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। नंबर वन पॉइंट एस्टिमेशन एंड अदर वन इज इंटरवल एस्टिमेशन। चलें, पॉइंट एस्टिमेशन क्या है? When specific value is obtained from sample observation is used to estimate the unknown value of parameter. The process is known as point estimation. जब आप सिंगल वैल्यू लेंगे, जब आपके पास सिंगल वैल्यू आएगी, आपने कोई भी सैम्पल लिया और उससे आपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट किया और वो जो आपने सैम्पल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके एस्टिमेट लिया था वो एक सिंगल वैल्यू आई तो उसे हम पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे। ठीक है। और इस प्रोसेस को पॉइंट एस्टिमेशन कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं कि एवरेज एज ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। सो इसमें क्या होगा, हम डिफरेंट सैम्पल्स लेते हैं जी, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लें और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आएगी, लेट्स सपोज वो 55 आई है, तो ये जो एक्स बार है ये आपके पास एस्टिमेटर है। 55 एस्टिमेट है किसका? इस पॉपुलेशन पैरामीटर का। क्या आपने फाइंड आउट करना था? एवरेज एज। तो एवरेज एज आपके पास 55 के इक्विवेलेंट आई। ठीक है जी। और ये एस्टिमेट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये जो आपके पास एस्टिमेटर है ये कोई भी प्रोसीजर होता है या फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैंने पॉइंट एस्टिमेट्स और पैरामीटर्स आपके सामने। आपका एक्स बार एस्टिमेट करेगा, एस्टिमेटर है किसका जी? म्यू का। आपके पास एस स्क्वेयर जो है वो सिग्मा स्क्वेयर का, यानी ये वेरिएंस है, ये सैम्पल के लिए और ये पॉपुलेशन के लिए। एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है। पी हेड जो है वो एस्टिमेट करेगा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को। और एस एक्स बार ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का। तो ये आपके पास सिग्मा एक्स बार को क्या करेगा? एस्टिमेट करेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक नोट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये क्या है कि पॉइंट एस्टिमेट जो है वो मे और मे नॉट बी क्लोज टू पैरामीटर बिकॉज द रैंडम सैम्पल यूज इन one of the possible samples which could be selected from the population. आपके पास जो पॉइंट एस्टिमेट है वो कभी आपके पास क्लोज होगा पैरामीटर से और कभी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास जो है वो बहुत से सैम्पल पॉसिबल होते हैं पॉपुलेशन से। और मैंने आपको बताया ना, जैसे गुड सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। हो सकता है गुड सैम्पल सेलेक्ट ना हो, वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो, उसमें एक्यूरेसी ना हो, प्रिसीजन ना हो उसकी,
तो वो सिलेक्ट हो जाए, या आप उससे फाइंड आउट कर रहे हो, पॉपुलेशन एस्टिमेट कर रहे हो, पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हो। सो ये रीजंस हैं। तो चलें एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं। A random sample has 10 ऑब्जर्वेशन। ये बेटा 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। और हमें क्या कहा गया, कंप्यूट पॉपुलेशन मीन, म्यू हमने फाइंड आउट करना है। ये सैम्पल ऑब्जर्वेशन है और हमने पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फाइंड आउट करना है, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स, ये 4 हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देख लेते हैं हमारे पास क्या कैसे आएगा। हमने सबसे पहले पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन क्या है, सैम्पल है विद 10 वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज़ एक्स बार। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको एक टेबल बना के दिया था, उसमें मैंने आपको ये बातें बताई हैं। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन, 59 डिवाइड बाई एन, जो आपके पास 5.9 के इक्विवेलेंट आएगा। अब यहाँ पे ये दोबारा से समझ लें, एक्स बार आपके पास एस्टिमेटर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि एस्टिमेट कहलाती है किसका, जो पॉपुलेशन मीन का, ठीक है जी। अब हम सेकंड जी जो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे फाइंड आउट करेंगे। एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस किसके इक्विवेलेंट होता है, आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1/n-1 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन के इक्विवेलेंट होता है। गिवन हमारे पास n 10 है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया 401 आया, सम ऑफ एक्स जो है 59 के इक्विवेलेंट है, हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो है 2.42 स्टैंडर्ड डेविएशन आए, ठीक है जी। अब हम ये याद रखिएगा, ये एस्टिमेटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेट होगा, किसका होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है जी। अब पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो सिग्मा ऑफ एक्स बार से डिनोट किया जाता है, और इसका एस्टिमेटर क्या है, इस एस ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब एस ऑफ एक्स बार किसके इक्विवेलेंट है, इट इज एस ओवर अंडर रूट एन के। एस हमने फाइंड आउट किया, अंडर रूट एन हमने ये रेशियो फाइंड आउट की 0.77 के इक्विवेलेंट आ जाती है। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी इज पी हेड। हमने इवन नंबर्स के बारे में पता करना है। एक्स बाई एन इसकी डेफिनेशन है, पी हेड हमेशा एक्स बाई एन के इक्विवेलेंट होता है। एक्स हमारे पास 4, 8, 4, 10, 4 ये वो इवन वैल्यूज़ हैं। टोटल कितनी है, 5 हैं। सो एक्स 5 है तो 5 डिवाइड बाई 10 0.5 के इक्विवेलेंट जो है ये हमारे पास पी आ गया, ये इसका एस्टिमेट है, ठीक है जी। अब हमारे पास जी नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं एक गुड एस्टिमेटर में, पॉइंट गुड एस्टिमेटर में। एन आइडियल एस्टिमेटर इज़ वन विच gives exactly the correct value of the population parameter, but such estimator does not exist in general. Hence, to search a point estimate close to the parameter, it is necessary that the choice of one appropriate estimator should be made on the basis of certain properties and is also called criteria for a good estimator. Now, good point estimator should possess the 4 properties. And these 4 properties are: number 1, unbiasedness; number 2, consistent; number 3, efficient; number 4, sufficient. So अभी हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटे एक एस्टिमेटर आपके पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा अगर उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ इट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर आपके पास एक एस्टिमेटर है वो उस टाइम पे अनबाइस्ड माना जाएगा अगर मीन, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो उसके ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट आए, यानी कि ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के इक्विवेलेंट आए। अदरवाइज हम एस्टिमेटर को क्या कहेंगे, हम उसको बाइस्ड एस्टिमेटर कहेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर आपके पास थीटा हेड जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर हो थीटा का, तो फिर हम क्या कहेंगे, मीन ऑफ थीटा हेड जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड जो है वो क्या होनी चाहिए, थीटा के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। देन थीटा हेड इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड जो है वो थीटा के इक्विवेलेंट नहीं आती तो फिर क्या होगा,
फिर ये है कि या तो वो ग्रेटर होती है या फिर वो लेस होती है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर होगी यानी थीटा से उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, लेट्स सपोज के एक्सपेक्टेड वैल्यू 4.55 और आपके पास जो है वो थीटा 4 था, तो ये पॉजिटिवली बाइस्ड है। और अगर ये 3.45 आई और ये थीटा जो है वो 4 था, तो ये नेगेटिवली बाइस्ड होगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। सो हम क्या कहेंगे, एक्स बार इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड इज इक्वल टू पी, इसको हम कहेंगे कि एक्स बाय एन जो कि पी के इक्वलेंट है, एन बाय एस्टिमेटर है किसका, पी का, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल को देख लेते हैं बेटा। हमारे पास एग्जांपल है, शो द मीन एक्स बार इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ, बेसिकली ये थ्योरम है, ठीक है। शो द मीन, शो दैट सैंपल मीन एक्स बार इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और ये हमारे पास जो है कंसिडर प्रूफ हम करते हैं, कैसे करेंगे। हमारे पास एक रैंडम सैंपल है x1 x2 xn जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, जिसका मीन म्यू है और उसका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। सो बाय डेफिनेशन हमारे पास मीन किसके इक्वलेंट होता है बेटा, 1/n सम ऑफ एक्स आई। सो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे, एक्सपेक्टेशन इस पे लेंगे, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो इसके इक्वलेंट आ जाएगी, ठीक है। 1/n क्योंकि कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर निकाल लें कर लेंगे, और एक्सपेक्टेशन जो है और सम को ओपन करेंगे, x1 प्लस x2 xn। याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 भी म्यू के इक्वलेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 भी म्यू के इक्वलेंट है, क्योंकि ये जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं ये सारे के सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद मीन म्यू, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस अप टू सॉन म्यू। तो अगर हम इसको सम अप करें तो ये n टाइम्स म्यू है, n से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो किसके इक्वलेंट आएगी, म्यू के इक्वलेंट आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड थ्योरम हमारे पास है। सेकंड हमारे पास है, शो दैट द सैंपल प्रोपोर्शन पी हेड इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। बाय डेफिनेशन पी हेड किसके इक्वलेंट है, एक्स बाय एन के इक्वलेंट है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड किसके इक्वलेंट होगा, एक्सपेक्टेशन हम इस पे ले लेंगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है, यहाँ ये याद रखिएगा जो एक्स है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, x is binomial random variable with mean np। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि इसका मीन, सो np हम इसकी वैल्यू डालेंगे और अब देखें कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p हेड जो है वो किसके इक्वलेंट आ गई, p के इक्वलेंट आ गई। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, शो दैट सैंपल वेरिएंस, ये वेरिएंस की डेफिनेशन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। बाय डेफिनेशन प्रूफ को देखते हैं बेटा। बाय डेफिनेशन सिग्मा एस स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वलेंट होता है, 1/n-1 सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हमने और कुछ भी नहीं करना, हमने n-1 को एस स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और हमने इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देना है। हम क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 1 है हम ये करेंगे, हम म्यू को राइट हैंड साइड पे ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये देखिए ये म्यू को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है जी। जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये कुछ, और इसको फिर अरेंज कर लेना है, एक्स आई माइनस म्यू कर देना है, माइनस को कॉमन लेना है, एक्स बार माइनस म्यू कर देना है। तो ये देखिए अगर इसको मैं ए का नाम दूँ, माइनस बीच में इसको बी का नाम दूँ और होल स्क्वायर, तो ये कुछ ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू हमने इसको ओपन कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे। ओपन कर लिया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समेशन अप्लाई करेंगे तो समेशन हर टर्म पे आ जाएगा। अब देखें समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस ये, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, एक्स बार भी कांस्टेंट है माइनस म्यू भी कांस्टेंट है, तो समेशन हमेशा उसके साथ एन के इक्वलेंट होता है, -2n इंटू एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर। अब ये आपको बताती हूँ कि ये कैसे आया। एक्स बार माइनस म्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन सम ऑफ एक्स आई माइनस म्यू किसके इक्वलेंट है, सम ऑफ एक्स आई माइनस म्यू को अगर मैं ओपन करूँ तो सम ऑफ एक्स आई माइनस एन म्यू, क्योंकि सम जो है कांस्टेंट के साथ एन के फॉर्म में आएगा। सम ऑफ एक्स आई जो है वो, अगर देखें ये डेफिनेशन, एक्स बार किसके इक्वलेंट होता है, सम ऑफ एक्स आई ओवर एन, तो हमारे पास सम ऑफ एक्स आई किसके इक्वलेंट होगा, एन इंटू एक्स बार, तो वैल्यू पुट कर दी,
एन कॉमन लिया तो एक्स बार माइनस म्यू आ गया, ठीक है। और वही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास ये एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। एन माइनस वन एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर माइनस टू एन एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस एन एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे अब एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्रूव करना है। एक्सपेक्टेशन लेंगे दोनों साइड पे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये याद रखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। एन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू जो है वो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार के इक्विवेलेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल एक्स आई है और यहाँ पे ये वेरिएबल एक्स बार है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है ये, ठीक है जी। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्विवेलेंट होता है। हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एन इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस एन इंटू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, एन से कैंसिल हो जाएगा। हम सिग्मा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास एन माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। एन माइनस वन बोथ साइड से कैंसिल होगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगली प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।